हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन की जो 7500 एमसीक्यू वाली जीके जीएस की बुक है उसके प्रश्नों को व्याख्या सहित डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह क्लास यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, पुलिस, टेट सीटेट जैसे उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कहां पे? तो पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और इसीलिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई इनके माता का नाम था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये सब ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सभी को पता है कि नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां पे उन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने वहां पे किया था। कब किया था? 1894 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कहां पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? तो 1894 में। ठीक है, वहीं पर उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी किया था। कब? 1910 में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में महात्मा गांधी जी ने किया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये प्रश्न कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 में यह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दस्ता 1924 बेलगाम अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दस्ता महात्मा गांधी जी ने कब किया था? तो 1924 में किया था। किस अधिवेशन की? तो बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी का योगदान देख लेते हैं। पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था इनके द्वारा किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। अच्छा, चंपारण कहां पे है? तो ये बिहार में है। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल ये गांधी जी के द्वारा की गई पहली भूख हड़ताल थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनता है कि गांधी जी के द्वारा किया गया पहला भूख हड़ताल कौन सा था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। और ये कब हुआ था? तो 1918 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, और ये पहला असहयोग था। गांधी जी के द्वारा किया गया पहला असहयोग आंदोलन कौन सा था? तो खेड़ा सत्याग्रह था। और ये भी कब हुआ था? ये भी आपका 1918 में हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन इन्होंने किया था 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो 1 अगस्त
1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और ये जो है 12 फरवरी 1922 तक चला था। आप सभी को पता होगा कि चौरी चौरा कांड हो गया था और इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने इसे 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया था। ठीक है, उसके बाद दांडी मार्च की बात करते हैं। तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च की शुरुआत कहां से हुई थी? तो साबरमती से हुई थी। ध्यान रखिएगा, साबरमती से इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 12 मार्च 1930 को। और 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। ठीक है, बता चुका हूं इसके बारे में पिछली क्लास में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने 1942 में शुरू किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। ये पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था 24 सितंबर को। किसके बीच? महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, 1940 में महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की भी शुरुआत की थी। ठीक है, और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें एवं पत्रिकाएं देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। गीता पर प्रवचन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। द ग्रीन पैम्पलेट, हिंद स्वराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, गीता बोध और सर्वोदय इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं की बात करते हैं तो द इंडियन ओपिनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन जो है इन्होंने 1903 में शुरू किया था। इसकी स्थापना 1903 में किया था। और कहां पे? तो दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर, मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन के पहले क्या थे? संपादक थे। ठीक है, अगला है यंग इंडिया, 1919 में इसका प्रकाशन शुरू किया। नवजीवन 1919 में और हरिजन 1933 में शुरू किया था। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये सब जो है महात्मा गांधी जी की प्रमुख पत्रिकाएं थी। ठीक है, तो देखिए यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तकें देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एन ऑटोबायोग्राफी इनकी पुस्तक है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक, इंपॉर्टेंट है ये। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये सब जो है जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। महर्षि अरविंद घोष की पुस्तकें देख लेते हैं। तो द लाइफ डिवाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री ए लेजेंड एंड द सिंबल, ये भी आपका अरविंद घोष की पुस्तक है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, द आर ऑफ गॉड और द मदर, ये सब जो है अरविंद घोष की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ डिवाइन है और सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिनियम दिया है, उनको जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, पहला इसमें लेक्स लोकी अधिनियम। लेक्स लोकी अधिनियम ये कब आया था? तो ध्यान रखिएगा, लेक्स लोकी अधिनियम ये 1850 में यह आया था। नेक्स्ट है बंगाल टेनेंसी अधिनियम, अभी इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बंगाल टेनेंसी अधिनियम ये कब आया था? तो ये आपका 1885 में आया था। आय की सहमति अधिनियम ये आपका 1891 में आया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कब आया था? तो ये आपका 1904 में आया था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। तो इसमें क्रम देखेंगे, सबसे पहले लेक्स लोकी अधिनियम आया था, उसके बाद आपका 85 में बंगाल टेनेंसी, उसके बाद आयु की सहमत अधिनियम, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। लेक्स लोकी अधिनियम कब आया था? तो ये 1850 में लेक्स लोकी अधिनियम आया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य धर्मांतरित लोगों को पैतृक संपत्ति का अधिकार देना इसका उद्देश्य था। यानी जो अपना धर्म बदलते थे उनको पैतृक संपत्ति का अधिकार देना इसका उद्देश्य था। पहले क्या होता था कि जो धर्म परिवर्तित करते थे उनको जो है पैतृक संपत्ति नहीं दी जाती थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि जो है ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया इसके माध्यम से। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए कई सारे हिंदू जो है ये जो है अपना धर्म परिवर्तित कर लिए थे इस अधिनियम के बाद से। ठीक है। दूसरा एक्ट है बंगाल टेनेंसी एक्ट। इसे बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, बंगाल काश्तकारी अधिनियम। ये कब आया था? तो 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम यह आया था। यह अधिनियम जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करता था। ये जो है जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करता था। इसका मकसद जमींदारी उत्पीड़न से किराएदारों की रक्षा करना था। बेसिकली ये जो है किराएदारों के लिए बनाया गया था, यानी जो किसान होते थे उनके लिए यह बनाया गया था। यह अधिनियम 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के बाद आया था, जिसमें जमींदारों को ज्यादातर अधिकार दिए गए थे और किराएदारों के अधिकार को कम कर दिया गया था। आप सभी को पता है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त आया था। ये कौन लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे लाया गया था और इसके माध्यम से जो है जमींदारों को अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, जमींदारों को अधिकार प्रदान किया गया था। आप सभी को पता है जो कर होता था वो किसानों से कौन लेता था? तो जमींदार लेते थे। कर किसानों से जमींदार लेते थे और जमींदार फिर अंग्रेजों को देते थे। तो इससे क्या हुआ? जमींदारों को ज्यादा अधिकार प्राप्त हो गया था और किसानों को कम अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसी के लिए जो है यह लाया गया था बंगाल काश्तकारी अधिनियम, यानी इसमें जो है किराएदारों की रक्षा करने के लिए इसे लाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है सहमति की आयु अधिनियम। यह कब आया था? तो 1891 में सहमति की आयु अधिनियम आया था। एक पार्सी समाज सुधारक V.M. मालाबारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था। किसके प्रयासों से? तो V.M. मालाबारी के प्रयासों से इसे लाया गया था। इसमें क्या व्यवस्था किया गया था? तो इस कानून के अनुसार विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। विवाह की आयु कितना कर दिया गया था? तो 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया था। यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित किया गया था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लैंसडाउन उस समय वायसराय था। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? तो 1904 में यह अधिनियम आया था। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे पेश किया गया। कई बार ये पूछा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे लाया गया था। इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत की। इसने विश्वविद्यालय शिक्षा के दायरे का विस्तार किया, शोध की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयोगशालाओं जैसी नई पहल की शुरुआत की। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? इंपॉर्टेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किया था, यानी विद्यालय की स्थापना किया था? तो ये कलकत्ता में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। देखते हैं। बेथ्यून नाम के एक अंग्रेज की मदद से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विशेष रूप से लड़कियों के लिए समर्पित कई स्कूलों की स्थापना की। जेईडी बेथ्यून ने 1849 में कलकत्ता में बेथ्यून स्कूल की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इससे जुड़े थे। तो ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है। इन्हें बंगाली गद्य का जनक माना जाता है। संस्कृत अध्ययन और दर्शन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उनके स्नातक कॉलेज संस्कृत कॉलेज कलकत्ता ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी। ठीक है, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी। उनके सक्रिय समर्थन के कारण ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में आया था ये किसके प्रयासों से आया था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। ठीक है, कब आया था ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो 1856 में यह अधिनियम आया था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था इसको तैयार किसने किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी ने इसे तैयार किया था और पारित कौन किया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में से पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में से पारित किया गया था और तैयार लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किया गया था। तो ये प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रसिद्ध पत्रिका ध्यान रखिएगा, सोम प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट है बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया और कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो ये आपका ऑप्शन बी 1773 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। यह एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था जो अमेरिकी उपनिवेशवादियों का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध था। ठीक है, इसको जो है अमेरिकी लोगों ने किया था, किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह किया था। यह घटना अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के दौरान होती, यह जो घटना थी ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम युद्ध के दौरान हुई थी। इस अधिनियम का नेतृत्व सैमुअल एडम ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इस पार्टी जो बोस्टन टी पार्टी हुई थी इसका नेतृत्व किसने किया था? ये पूछा गया है, तो सैमुअल एडम्स ने इसका नेतृत्व किया था। बोस्टन टी पार्टी 1773 के ब्रिटिश संसद के टी अधिनियम के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। ब्रिटिश संसद ने टी अधिनियम लाया था 1773 में, उसी के खिलाफ जो है यह बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। इसमें क्या किया गया था? इस विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित 342 चाय की पेटियों को अमेरिकी देशभक्त द्वारा बोस्टन हार्बर में जहाजों से फेंक दिया गया था, इसीलिए इसे इसका नाम क्या पड़ गया? बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, प्रदर्शनकारी चाय पर कर लगाने और ईस्ट इंडिया कंपनी के कथित नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। ठीक है, और कब हुआ था ये? तो 16 दिसंबर 1773 को। ठीक है, नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में नाई धोबी बंद, ये क्या था? एक सामाजिक बॉयकॉट था जो 1919 में हुआ था। कहां पे? तो ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में यह चलाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाई धोबी बंद ये सामाजिक बॉयकॉट था, 1919 में हुआ था। कहां पे? तो ये आपका जो है प्रतापगढ़ जिले में यह हुआ था। प्रतापगढ़ कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। ठीक है, 1919 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में यह हुआ था। ये क्या था? सामाजिक बहिष्कार था। यह आंदोलन प्रतापगढ़ जिले के किसानों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध के रूप में किया गया था। यह जो आंदोलन था ये किसानों के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में किया गया था, यानी अंग्रेजों के विरोध में इसे किया गया था। किसानों ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपना प्रतिरोध और एकजुटता दिखाने के लिए नाइयों यानी जो नाई थे और धोबियों और जो धोबी थी की सेवाओं का बहिष्कार किया। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा क्योंकि नाइयों और धोबियों की सेवाएं दैनिक जीवन के लिए आवश्यक थी, इसलिए जो है अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है संगम युग में उरायूर किसके लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था उरायूर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? संगम युग में। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। संगम काल में उरायूर सूती वस्त्र एवं कपास के लिए ये कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरायूर जो था ये सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरायूर नामक स्थान की रचना की जो है चर्चा कहां पे मिली है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भी इसकी जो है चर्चा हुई है। संगम युग की बात करते हैं तो संगम युग दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण स्थित क्षेत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को कहते हैं। संगम युग किसे कहा जाता है? तो दक्षिण में इस क्षेत्र काल में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? संगम युग कहते हैं। संगम युग को तमिल साहित्य का काल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, संगम युग को तमिल साहित्य का काल भी कहा जाता है। ये संगम युग के दौरान तमिल कवियों और विद्वानों की सभाएं होती थी जिन्हें संगम कहा जाता था। इस युग के दौरान जो है तमिल कवियों और विद्वानों की सभाएं होती थी, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें संगम कहा जाता था और इसी पर जो है इसका नाम पड़ गया संगम युग। प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों यानी 3
जो है तमिल कवियों का समागम का आयोजन किया गया था, जिसे मुचंगम कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? इसे मुचंगम कहा जाता था। इसको भी ध्यान रखिएगा, जो ये आयोजन होते थे उसे कहा जाता था। संगम युग के दौरान चेर, चोल, पांड्य राजवंशों का शासन था। इंपॉर्टेंट है, संगम युग के दौरान जो है चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का शासन था। ठीक है, चोल राजवंश की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसकी राजधानी क्या थी? तो उरायूर इसकी राजधानी थी, जो कपास के लिए प्रसिद्ध थी और सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चोल मैप में देख सकते हैं, दक्षिण भारत में आपका ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां पे आपका ये था चोल राजवंश। इसका राज चिन्ह भी पूछा जाता है, तो इसका राज चिन्ह बाघ था। ठीक है, इसका राज चिन्ह क्या था? बाघ था, यानी कूदता हुआ बाघ था। चेर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए चेर जो केरल वाला एरिया है, वहां पे आपका चेर राजवंश था। इसकी दो राजधानी थी, वंजी और तोंडी इसकी राजधानी थी। इसका राज चिन्ह धनुष व तीर था। धनुष व तीर जो है इसका राज चिन्ह था। पांड्य की बात करते हैं, पांड्य की राजधानी मदुरई। ठीक है, पांड्य देखिए यहाँ पे तमिलनाडु का एरिया, ये आपका क्या है? इसकी राजधानी क्या थी? मदुरई इसकी राजधानी थी। और इसका राज चिन्ह क्या था? तो कार्प, जो एक प्रकार की मछली थी, इसका राज चिन्ह था। ठीक है, ये राज चिन्ह और राजधानी जरूर ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिलान करना है, देखते हैं। इसमें पहला है फुतूह उस सलातिन। फुतूह उस सलातिन ये किसकी रचना है? तो ये अब्दुल मलिक इसामी की रचना है। ठीक है, फुतूह उस सलातिन अब्दुल मलिक इसामी की रचना है। दूसरा है फुतुहात ए फिरोज शाही। इंपॉर्टेंट है ये, फुतुहात ए फिरोज शाही ये किसकी रचना है? तो ये फिरोज शाह तुगलक की रचना है। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही, ये भी इंपॉर्टेंट है। तारीख ए फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। नेक्स्ट है खैजन उल फुतूत, ये किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है, खैजन उल फुतूह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की आकृति मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीपल। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर पीपल के पेड़ की आकृति मिलती है, कुछ इस प्रकार चित्र में देख सकते हैं आप लोग। सिंधु सभ्यता के लोग पीपल के पेड़ को पवित्र मानते थे और इसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक 3500 से ज्यादा मोहरें मिल चुकी है। यहां से जो है लगभग 3500 से ज्यादा मोहरें मिल चुकी हैं। इन मोहरों पर एक सींग वाले बैल, इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। ठीक है, एक सींग वाले बैल, भैंस के चित्र मिले हैं, बाघ, गैंडा, हिरण, बकरी और हाथी के चित्र इन सबसे प्राप्त हुए इन मोहरों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी सावंत की ये रचना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में देखते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला इसमें अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये पाणिनि की रचना है। अर्थशास्त्र ये चाणक्य की रचना है, सभी को पता होगा। महाभाष्य पतंजलि की रचना है, इंपॉर्टेंट है ये। बुद्ध चरित तो ये बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र की रचना है। स्वप्नवास वदत्ता ये भास की रचना है, इंपॉर्टेंट है ये। कामसूत्र वात्सायन की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास का है। रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम और मेघदूत ये सब रचनाएं कालिदास की रचना है। नाट्य शास्त्र इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये, भरत मुनि की रचना है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की रचना है। वृहत संहिता वरामिहिर की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा और कथा सरित सागर ये सोमदेव की रचना है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, अगला है मुद्रा राक्षस, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। अगला है किरातार्जुनीयम ये भारवी की रचना है, इंपॉर्टेंट है। 10 कुमार चरितम दांडी की रचना है ये। हर्षचरित बाणभट्ट की है। कादम्बरी बाणभट्ट। वासवदत्ता सुबंधु की रचना है।
नागानंद हर्षवर्धन की है। रत्नावली ये भी हर्षवर्धन का है, ठीक है। नागानंद और रत्नावली ये हर्षवर्धन की रचना है। राज तरंगिणी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, ये कल्हड़ की रचना है, ठीक है। शिशुपाल वध माघ की रचना है। परिदर्शिका भी आपका हर्षवर्धन की रचना है। मालती माधव भवयुद्ध की रचना है। पृथ्वी राज विजय ये जैनक की रचना है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर। बृहद कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की रचना है, इंपॉर्टेंट है। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है। गीत गोविंद जयदेव की है। और पृथ्वी राज रासो ये चंद्रवरदाई की रचना है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर की लड़ाई ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इसे निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लासी की लड़ाई की बात करें तो ये कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। यह कंपनी के लिए एक निर्णायक जीत थी, क्योंकि इसने अंग्रेजों को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। इसे निर्णायक युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा जो है अंग्रेजों को बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त हो गई थी, ठीक है। यह युद्ध मेजर हेक्टर मुनरो की कमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, यह युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच यह युद्ध हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट है ये, तो हेक्टर मुनरो ने इसकी कमान संभाली थी। और संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इसमें शामिल थे। और इसमें मीर कासिम की संयुक्त सेना की क्या हुई? हार हुई, ठीक है। बक्सर की युद्ध के समाप्ति के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की प्रथम संधि एवं इलाहाबाद की दूसरी संधि की। इंपॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। पहली संधि किसके बीच हुई थी? तो पहली संधि जो है कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच ये पहली संधि हुई थी। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। देखते हैं इसके माध्यम से क्या क्या हुआ था। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इलाहाबाद की पहली संधि के माध्यम से कंपनी को यानी अंग्रेजों को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, ठीक है। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद को लेकर किसको दे दिया? तो शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। यह भी ध्यान रखिए, कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया। यह आपका जो है पहली इलाहाबाद की पहली संधि में ये सब बातें हुई थी। दूसरी संधि में क्या हुआ था देखते हैं। दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। ये किसके बीच हुआ था? तो ये आपका क्लाइव और शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन था? ये तो ये अवध का नवाब था। पहली संधि जो है मुगल बादशाह के साथ हुई थी, अब दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। इलाहाबाद और कड़ा ये किसको दे दिया था? तो जो है ये शाह आलम द्वितीय को दे दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। और शेष भाग को जो है शुजाउद्दौला को वापस कर दिया। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। कंपनी के द्वारा देखिए अवध की सुरक्षा हेतु खुद नवाब के खर्च पे ही अंग्रेजी सेना की रखने की इसमें बात कही गई थी, ठीक है। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। इन सब की वजह से जो है इनको जो है वैधानिक अधिकार मिल गया था।
इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि से सबसे बड़ा लाभ कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के वैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुई, इसलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है, इसलिए इसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से कंपनी को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था, यानी उपाधि दिया था, किसे? तो ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया था। ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया था क्योंकि वह खुद चित्रकला का प्रेमी था, यानी पारखी था। उसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग तथा विशन दास नामक सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग और विशन दास नामक सुप्रसिद्ध चित्रकार रहा करते थे। अबुल हसन को उसने नादिर उज जमा, अबुल हसन को कौन सी उपाधि दिया था? तो नादिर उज जमा दिया था। और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि थी। ठीक है, उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दिया था। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों का कुशल चित्रकार था। ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये पक्षियों, पशुओं और फूलों की चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध थे। कौन? उस्ताद मंसूर। साइबेरिया का बिरला सारस इन्हीं की रचना है। साइबेरिया का बिरला सारस ये किसकी रचना है? तो उस्ताद मंसूर की रचना है। जहांगीर के संस्मरणों में कहा गया कि कश्मीर घाटी की यात्रा के दौरान मंसूर ने 100 से अधिक फूलों को चित्रित किया था। तो ये क्या था? उस्ताद मंसूर क्या थे? ये चित्रकार थे। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? गजनी का सुल्तान जो था महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? ये जो है राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम। देखते हैं इसके बारे में। गजनी का सुल्तान महमूद गजनी जो था ये चोल राजा राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। महमूद गजनी की बात कर लेते हैं। तो महमूद गजनी ने 998 से 1030 ईस्वी तक गजनी साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, 998 से 1030 ईस्वी तक इसने गजनी साम्राज्य पर शासन किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क गजनी महमूद था। इंपॉर्टेंट है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो ये महमूद गजनवी था। उसने 998 से 1003 ईस्वी के बीच भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। ये पूछा जाता है किसने जो है भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने किया था। महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में जो है पहली बार आक्रमण किया था इसने। महमूद गजनी का अंतिम बड़ा आक्रमण 1025 में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था इसने? तो 1025 में यह आक्रमण किया था। और उस समय उस क्षेत्र का राजा कौन था? तो भीम प्रथम उस समय वहां का राजा था, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन भीम प्रथम वहां से भाग गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं। तो चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम का शासनकाल था, शासनकाल 1012 से 1044। ठीक है, 1012 से 1044 तक ये चोल वंश के क्या थे? राजा थे। राजेंद्र प्रथम ने 1022 में बंगाल का अभियान किया। वहां उसने पाल शासक महिपाल को पराजित किया। 1022 में बंगाल पर अभियान किया इन्होंने और महिपाल वहां का जो शासक था उसे पराजित किया। और इसी अवसर पर उसने गंगई कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापित की। ये ध्यान रखिएगा, गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। और इसी के बाद जो है इसने उपाधि भी धारण किया था। कौन सी? तो गंगई कोंड चोलपुरम, चोल की उपाधि धारण किया था इसने। गंगई, देखिए गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किया था। और कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गंगई कोंड चोल की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया। इन राज्यों के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य प्रायद्वीप शामिल थे। इस पर जो है इन्होंने अभियान किया था। राजेंद्र प्रथम ने पंडित चोल की उपाधि भी धारण की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों उपाधि ध्यान रखिएगा। पंडित चोल की उपाधि धारण किया था और गंगई कोंड चोलपुरम की इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी, विजयनगर। अनंत सागर तालाब का निर्माण विजयनगर शासकों द्वारा किया गया था। अनंत सागर टैंक
मालदेवी नदी पर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध के साथ बनाया गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कब किया था? तो 1336 में किया था। और हरियर और बुक्का जो है किस वंश के थे? तो ये संगम वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ थी? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य में जो है ध्यान रखिएगा 4 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले किसने शासन किया था? तो संगम वंश ने। संगम वंश की स्थापना हरियर और बुक्का ने किया था। ये आपका 1336 से 1485 तक चला था। उसके बाद सुलु वंश आया, उसके बाद तुलु वंश, उसके बाद आरडी वंश। ठीक है, अराविदु वंश या अराविडु वंश भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये 4 राजवंशों ने विजयनगर पर शासन किया था। ठीक, नेक्स्ट है मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु पूछ रहा है, कब हुई थी? तो 1227 में इसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी। ठीक है, 1227। चंगेज खान के बारे में बात करते हैं। इसका जन्म जो है मंगोलिया में हुआ था 1162 में। ये मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। उसका असली नाम क्या था? तो तेमुजिन। तेमुजिन जो है इसका असली नाम था। ये पूछ लेता कई बार, तो उसको ध्यान रखिएगा। मृत्यु 18 अगस्त 1227 को इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट है, देखिए चंगेज खान ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, लेकिन चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है गिजाली किसके शासन काल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली जो थे किसके शासन काल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये जो है अकबर के समय में थे। ऑप्शन बी, अकबर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? देखिए स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो 19 से लेकर 22 तक में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें पूछ रहा सबसे प्रमुख कौन सा, इसमें मुख्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सबसे प्रमुख है जो आपका आर्टिकल 21 में है। बाकी ये भी तो है इकट्ठा होने की आजादी भी, ये भी सब स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन सबसे प्रमुख पूछा इसमें तो ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें सबसे प्रमुख है। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 इस अनुच्छेद में नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रता मिलता है। देखिए आर्टिकल 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई थी। कौन कौन से किसकी कही गई है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका 19 का में है। ठीक है, उसके बाद शांति और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। में संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, यानी हम कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी हम बस भी सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता है। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता, यानी हम कहीं भी जो है अपना व्यापार वगैरह स्थापित कर सकते हैं। ये सब जो है आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 20 में क्या है? तो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, यानी यह अनुच्छेद मनमानी, गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा देता है। हमें अनुच्छेद 21 की बात करें, इसमें आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और इसमें निजता का अधिकार भी आता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, अपना इसमें कई सारे अधिकार आते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार आपका अनुच्छेद 21A में है, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21A में है। ये अनुच्छेद 22 में आपका निरोध यानी हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण है, यानी मनमाने या गैर कानूनी कार्रवाई से या में क्या करता है? ये सुरक्षा देता है। ठीक, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? मूल अधिकार है। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, पहले कितने थे? पहले 7 थे। जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, आप सभी को पता होगा। और बात करते हैं ये मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है, कह रहा है भारत को जो राष्ट्रपति होता है ये एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा ये निर्वाचित होता है। लेकिन कह रहा है इसका निहितार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। इसका मतलब ये होता है एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जो निर्वाचित होता है राष्ट्रपति, उसका मतलब होता है प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों की बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए
राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 53 में कहा गया है, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये आपका अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अधिकृत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शर्तें होंगी। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। तो संसद के दोनों सदनों, यानी आपका राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित, मनोनीत नहीं इसमें शामिल होते। ठीक है, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी जो विधायक होते हैं राज्यों के, वो शामिल होते हैं इसमें। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। सिर्फ अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और यह प्रावधान कब लाया गया? तो यह प्रावधान जो है 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। पहले यह नहीं था, इसके जो है इसे 17वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें कौन कौन शामिल? तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 55 में क्या है? इसमें निर्वाचन की विधि है, जो आपका किससे होता है? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा यह निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद अवधि है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। चाहे तो वो त्यागपत्र देकर पहले भी छोड़ सकता है। ठीक है, त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अनुच्छेद 57 में क्या है? तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता है, यानी जो है राष्ट्रपति अगर एक बार बन गया तो दूसरी बार भी वो बन सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। ठीक है, 58 में क्या है? योग्यता है। योग्यता क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है। 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ है, और 61 में महाभियोग है। इंपॉर्टेंट है, 61 में क्या है आपका? महाभियोग होगा यहाँ पे, महाभियोग। ये किस में है? ये आपका आर्टिकल 61 में है, इंपॉर्टेंट है ये। और आर्टिकल 62 में क्या है? तो राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तता, ये अनुच्छेद 62 में है। महाभियोग की बात करते हैं, तो महाभियोग में कौन कौन शामिल होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो महाभियोग में जो है अभी हमने पढ़ा था, देखिए निर्वाचक मंडल में तो ये शामिल होते हैं। महाभियोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो इसमें जो निर्वाचित सदस्य दिया है, तो इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य महाभियोग में शामिल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निदेशक तत्व के बारे में दिया है, डीपीएसपी के बारे में दिया है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है उसके बाद। ठीक है, पहला है वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी के उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी जो है ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जैसे आपका मूल अधिकार है, मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो हम कहाँ चले जाते हैं? न्यायालय चले जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन डीपीएसपी के उल्लंघन पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वही पॉइंट कराइए, पहला सही है। दूसरा है कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली क्या है? राज्य का कर्तव्य बताया गया कि ये राज्य ये कर सकता है तो अच्छा होगा। ठीक है, और ये इसके लिए राज्य जो बाध्य नहीं होता। मूल अधिकार के लिए राज्य यानी सरकार जो होती है वो बाध्य होता है, लेकिन डीपीएसपी के लिए राज्य जो है बाध्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें कौन पूछ रहा कौन सही है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, ऑप्शन बी, यानी 1 और 2 दोनों करेक्ट है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो भारत के लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है।
इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अभी मैंने बताया कि राज्य अगर इसको लागू करता है तो अच्छा है, नहीं लागू करता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हालांकि ये न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, यानी इसके उल्लंघन पर हम राज्य नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने से अपराध से संबंधित? इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 313। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईपीसी की धारा है, ठीक है। नेक्स्ट है वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कह रहा वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वे संसाधन होते हैं जो संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में इसमें जो है करोड़ों वर्षों का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसमें इसे जो है गैर नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन एक बार समाप्त हो गया तो जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। जैसे आपका कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज हो गया आपका सोना, चांदी, तांबा, ये सब जो है आते हैं इसमें। परमाणु ईंधन, यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे हो गए। परमाणु ईंधन भी आपका जो है ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो वह संसाधन जिसका जो है जिसकी समय के साथ प्राकृतिक रूप से पूर्ति की जा सकती है, यानी अगर हम इसका उपयोग भी कर लेते हैं तब भी ये जो है इसकी पूर्ति हो सकती है, ठीक है। तो वही करा, देखिए मानवजात द्वारा इसके उपयोग के बावजूद भी ये क्या है? टिकाऊ है। जैसे सूर्य को हम कितना भी उपयोग कर लेंगे खत्म थोड़ी नहीं होने वाला। पवन भी खत्म थोड़ी नहीं होने वाला है। जल हो गया, पृथ्वी की यानी जो उष्मा है जिसे भूतापीय उष्मा कहते हैं, और बायोमास, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, ठीक है। अब की बार पूछा गया था ये बीपीएससी तैयारी में। नेक्स्ट है भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? करा भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो उसे अपरदन कहा जाता है। ऑप्शन सी अपरदन। देखिए एक होता है आपका अपक्षय, एक होता है आपका अपरदन। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने को अपक्षय कहते हैं। करा कि पृथ्वी की सतह पर जो सैल यानी जो चट्टान होता है उसके टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे अपक्षय कहा जाता है, ठीक है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। जब जल, पवन और हिम यानी बर्फ के द्वारा जो है क्षय होता है, यानी क्षरण होता है जिस चीज का, चाहे मिट्टी का चाहे सैल का, तो उसे क्या कहते हैं? अपरदन कहा जाता है। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जो वायु होता है, जल होता है, ये सब क्या करते हैं? अपरदित पदार्थ जो होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसे निक्षेपित करते हैं, ठीक है। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, यानी जो अपरदन से चीजें टूटी हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इकट्ठा करना, उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? कह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो अमेरिकी कपास की किस्म है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नरमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नरमा, इसे जो है नर्मदा नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, नरमा कपास। नरमा कपास को अमेरिकी कपास के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत लाया गया था, ठीक है। नरमा कपास। रोबटा क्या है? ऑप्शन में था ना रोबटा, यहाँ पे देखिए रोबटा क्या है? तो ये भी आपका कपास की किस्म है जो भारत में उगाई जाती है। बोरो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया तैयारी में। तो ये चावल की एक किस्म है जो अपनी उच्च पैदावार और विभिन्न परिस्थितियों में उगने की क्षमता के लिए जानी जाती है। किसकी किस्म है? ये चावल की किस्म है। अरेबिका ये कॉफी की किस्म है, कॉफी जो है अच्छी मानी जाती है। अरेबिका किसकी किस्म है? ये कॉफी की किस्म है। कपास की बात करते हैं। कपास किस मिट्टी में होता है? ये काली मिट्टी के लिए, ठीक है। काली मिट्टी में
कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है और इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। ये सब भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट है ये, किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता था? तो ये आपका झेलम नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झेलम नदी। झेलम जो है आपका, ये आपका सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो पंच नदी हैं उसमें अब झेलम भी आता है। देखिए, झेलम नदी को कश्मीरी में व्यथ कहा जाता है, इसे कश्मीरी में व्यथ कहा जाता था। संस्कृत में वितिस्ता कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, वितिस्ता जो है किस नदी का नाम है? तो ये झेलम नदी का नाम है। ग्रीक में से हाइडे स्पेस कहा जाता था। आपने एक युद्ध सुना होगा, हाइडे स्पीच का युद्ध, वो भी आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था और झेलम नदी को जो है हाइडे स्पेस कहा जाता था, इसलिए उसका नाम जो है हाइडे स्पेस युद्ध पड़ा था। ये भी ध्यान रखिएगा, वो युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। ग्रीक में से जो है झेलम को हाइडे स्पेस, संस्कृत में वितिस्ता और कश्मीरी में से व्यथ कहा जाता है, ठीक है। झेलम नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है? तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बेरीनाग से यह निकलती है। कहां से? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बेरीनाग से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में यह स्थित है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह नदी एक खड़ी तंग घाटी बनाती है, ठीक है। पाकिस्तान में त्रिम्मू नामक स्थान पर चिनाब नदी में यह मिल जाती है, ठीक है, चिनाब नदी में जाकर यह मिल जाती है, बाद में चिनाब नदी सिंधु में मिल जाती है। झेलम नदी श्रीनगर शहर की जीवन रेखा, इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर जो है किस नदी किनारे है? तो झेलम नदी ये शहर को दो भागों में यह बांटती है, यानी इसके बीचों बीच होकर यह बहती है। मंगलाबाद झेलम नदी पर बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। जो डल झील है ये झेलम से पानी प्राप्त करता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? ती पर्वत ये कहां पे है? तो ये नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन ए, ती पर्वत कहां पे है? तो यह नागालैंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है पूछ रहा है। तो कोयला का जलना, तो ऑप्शन सी, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी, देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। एक संयोजन अभिक्रिया वो एक अभिक्रिया है जहां दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को निम्नलिखित रूप से के समीकरणों द्वारा दर्शाया जाता है। यानी मान लीजिए एक्स वाई, अगर दो यौगिक हैं मिलकर क्या बना रहे हैं? एक्स वाई बनाते हैं। जैसे कोयला की बात कर लेते हैं, कोयला यानी कार्बन समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो CO2 बनाते हैं। यही आपका क्या हो गया? देखिए, दो यहाँ पे यौगिक मिले, क्या बनाया आपका? एक यौगिक बनाया। तो यही, जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसमें जुड़ रहा है, ठीक है, तो वही है। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, इंपॉर्टेंट है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये कई सारे एग्जाम में। तो ऑप्शन बी, ताप विद्युत संयंत्र से यह निकलता है फ्लाई ऐश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर। फ्लाई ऐश इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो चिमनी वगैरह होती है वहां पे अगर आप गए होंगे तो वहां पे जमीन पे देखे होंगे छोटे छोटे जो पार्टिकल दिखते हैं काले कलर के, बहुत महीन महीन, तो वही होता है आपका फ्लाई ऐश, ठीक है। फ्लाई ऐश कोयला संचालित ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला एक प्रदूषक होता है। यह हल्के कणों का रूप ले लेता है और आसानी से हवा में उड़ जाता है। इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश बेसिकली क्या है? ये आपका राख होता है, ये वायु प्रदूषण होता है इससे। फ्लाई ऐश में शीशा हो सकता है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्व हो सकते हैं इसमें। फ्लाई ऐश से निकलने वाले धुओं को सांस लेने से श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती है, ठीक है। फ्लाई ऐश ये आपका कोयला संचालित ताप विद्युत संयंत्रों से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है या किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिनोल एवं फ्लोवोनॉइड्स की वजह से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी के पौधे में फिनोल और फ्लोवोनॉइड्स की उपस्थिति के कारण औषधीय महत्व है। तुलसी अपने असंख्य औषधीय गुणों, जैसे आपका जीवाणुरोधी होता है, कवक रोधी, ज्वरनाशक, प्रति उपचायक, एंटीसेप्टिक और कैंसर विरोधी के लिए जानी जाती है। इसमें शक्तिशाली अपचायक होते हैं जो आपके रक्तचाप के स्तर यानी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित
रखने में मदद कर सकते हैं, जिससे यह सबसे अच्छा हृदय के लिए स्वस्थ भोजन बन जाता है। तुलसी क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तुलसी के पत्ते विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिलान करना है। पहला है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग क्या होता है, तो फलों के रस का परीक्षण, बिल्कुल करेक्ट है ये, आपका ए का पहला होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिकम, इसका प्रयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा होगा, तो पहले का आपका पहले का पहला सब में दिया, पहले का पहला। बी का आपका जो है तीसरा, बी का तीसरा किस में दिया, सिर्फ एक ही में दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। कह कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग जो है प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, तो नाइट्रोजन का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वह तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया जाता है और यह अमीनो एसिड का एक आवश्यक घटक है। प्रोटीन कोश का संरचना और कार्य के सभी पहलुओं में शामिल होते हैं, जिसमें आपका वृद्धि, मरम्मत और चयापचय शामिल होता है। मिट्टी में अकार्बनिक नाइट्रोजन के मुख्य रूप नाइट्रेट और अमोनियम है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। मिट्टी में अकार्बनिक नाइट्रोजन के मुख्य रूप कौन से हैं, तो नाइट्रेट और अमोनियम, जिन्हें पौधे जड़ों से अवशोषित करते हैं। पौधे क्या करते हैं, जड़ों से इससे इन्हें अवशोषित करते हैं। ठीक है, अच्छा आपने पढ़ा होगा दलहनी फसलों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, इंपॉर्टेंट है। करा पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन का क्या करता है, भंडारण करता है, तो आपका हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन ए जाइलम पैरेन्काइमा। ये क्या करता है, भोजन का भंडारण करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में जाइलम ऊतक का जाइलम पैरेन्काइमा भाग भोजन भंडारण करता है। जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम का एकमात्र जीवित भाग है। ठीक है, या स्टार्च, वसा, टैनिन और क्रिस्टल के रूप में भोजन को संग्रहित करता है, भंडारित करता है। जाइलम जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। आप सभी को पता है जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, ये जड़ से तने तक। ठीक है, जड़ से तने के माध्यम से पत्तियों तक। वही पौधों में भोजन के परिवहन का काम किसका, फ्लोएम का। ठीक है, देखिए जाइलम से आपका जल ध्यान रखिएगा, अब फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन का परिवहन करता है ये। ठीक है, पत्तियों द्वारा संश्लेषित जो भोजन होता है उसको जो है फ्लोएम जो है सभी अंगों में ले जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। करा किसमें जो है डीएनए होता है, तो सूत्रकारिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोमास जो है आपका ये कचड़े वगैरह से प्राप्त किया जाता है, तो परमाणु ऊर्जा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, परमाणु ऊर्जा ये स्रोत नहीं है। बायोमास वह ऊर्जा है जो जानवरों के कचरे और पौधों की सामग्री से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए गाय का गोबर, फसलों की कटाई के बाद जो अवशेष बचता है, जैसे विभिन्न पौधों की सामग्री, सब्जियों का कचरा और सीवेज बायोगैस देने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, ये विघटित हो जाते हैं। अच्छा बायोमास या बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसमें सर्वाधिक गैस मेथेन पाई जाती है। ठीक है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाया जाता है, सर्वाधिक मेथेन पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। कह रहा है सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एक कोष की युग्मनज से, ऑप्शन ए एक कोष की युग्मनज से, ऑप्शन ए। देखिए निषेचन के दौरान क्या होता है, निषेचन के दौरान दो अगुणित कोशिकाएं, एक आपका नर और एक मादा युग्मक जब मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, निषेचन के दौरान दो अगुणित कोशिकाएं, एक आपका मादा और एक आपका नर युग्मक, एकल द्विगुणित कोशिका जिसे युग्मनज कहते हैं, को बनाने के लिए मिलती है, जहां से प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाले जीव अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। जब नर और मादा मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, और यहीं से क्या करता है, जीवन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, वह है उर्वरक के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है इसमें से, तो एजोला का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एजोला। ठीक है, ऑप्शन बी
एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है। देखिए कुछ इस प्रकार का होगा, आपने धान के खेत वगैरह पानी वगैरह में देखा होगा ये, ठीक है। सामान्यतः एजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है या तेजी से बढ़ती है। इसका जो है उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। एक तरफ जहां इससे धान की उपज बढ़ती है, वहीं ये कुक्कुट, मछली और पशुओं के चारे के रूप में भी ये काम आती है। कुछ लोग जो है इसका चटनी और पकौड़े बना के भी खाते हैं। बायोडीजल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एजोला पशुओं के पौष्टिक आहार में भी ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, पशुओं में जो दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ये सब इसका प्रयोग है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निफेंथिस। तो आपका ऑप्शन बी। ये क्या है? कीटभक्षी पौधा है। इसे घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, घटपर्णी, ठीक है, क्योंकि ये घड़े के आकार का इसका मुंह होता है। देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें कीड़े आते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो ये क्या है? कीटभक्षी पौधा होता है, नेपेंथिस। कीटभक्षी पौधों को अक्सर मांसाहारी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं और कीड़ों को फंसाकर उनसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। देखिए रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है, वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। जहां पे नाइट्रोजन कमी होती है वहां पे ये पौधे होते हैं। तो ये पौधे नाइट्रोजन कमी की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए पूछा जाता है ये, ठीक है। कीटभक्षी पौधे की बात करें, जैसे आपका पिचर प्लांट, ये भी आपका कोबरा लिली, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लेडर वर्ड, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कीटभक्षी पौधा की बार पूछा गया था टीआरई में कि ये उत्पादक है कि उपभोक्ता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्या है? उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। भले ही ये मांसाहारी हैं लेकिन ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ये पौधे अपने शिकार को पकड़कर और उसे पचाकर नाइट्रोजन पदार्थ को प्राप्त करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? तो काई दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, काई, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एल्गी, या इसे शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन ए। जो लाइकेन जो होता है ये सहजीवी संबंध दर्शाता है। किसका? कवक और शैवाल का ये सहजीवी होता है। इस संबंध में कवक को शैवाल से भोजन मिलता है और बदले में कवक क्या करता है? शैवाल को आश्रय प्रदान करता है, ठीक है। और लाइकेन जो है ये पर्यावरण का सूचक भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पर्यावरण का सूचक, पर्यावरण प्रदूषण का सूचक होता है ये। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में एक नहीं है? करा कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में एक नहीं है? तो वितरण विधि। ऑप्शन ए, वितरण विधि जो है ये नहीं है। देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय किसी देश द्वारा उसके वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का पूरा मान होता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी देश द्वारा उसके वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का पूरा मान होता है। ये इसकी गणना 3 विधि के द्वारा किया जाता है। पहली विधि आपका आय विधि, दूसरी आपका उत्पाद मूल्यवर्धित विधि और तीसरा आपका व्यय विधि। और ये कुछ इस प्रकार का ये फार्मूला है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? जैसे आप किसी का शेयर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या सोचते हैं? उसका लाभांश मिले हमें और बोनस शेयर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या मिलता है? हमें लाभांश मिलता है, यानी जो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसमें जो हमें अंश मिलता है, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण में शामिल होता है। आधुनिकीकरण क्या होता है? तो ये आपका नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, यानी सब चीज में परिवर्तन आपका क्या करता है? आधुनिकीकरण कहलाता है। यानी आपका विज्ञान के क्षेत्र में भी और जो है सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन, ये सब क्या कहलाता है? आधुनिकीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। स्वपोषी स्तर पर क्या कहता है? प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे पौधे हो गया, पहला करेक्ट है। दूसरा, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उल्टा दिया है तो इसको आप लोग कर सकते हैं, यही करेक्ट होगा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है,
यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से ये संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। भारत में शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। कथक आपका उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुर उड़ीसी उड़ीसा का है। और सत्रिया असम का है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में सत्रिय पूछा जाता है। असम का शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसमें। पाई मेसॉन की खोज कब हुई थी? तो 1935 में इसकी खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था इसकी खोज। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने 1897 में किया था। प्रोटॉन की खोज 1909 में रदरफोर्ड ने किया था। पाई मेसॉन की खोज युकावा हिदेकी ने 1935 में किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पाई मेसॉन की खोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1961 में से पारित किया गया था और इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, इस अधिनियम में दहेज से आशय ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु से है जो विवाह के समय उसके पूर्व या पश्चात एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिया जाता है। ठीक है, ये कब आया था? तो 1961 में आया था ये। नेक्स्ट है, राजा ललित्यादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? राजा ललित्यादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? ये कश्मीर पर। ऑप्शन बी कश्मीर। देखिए, राजा ललित्यादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर पर शासन किया था। ठीक है, ये जो है करकोटा वंश के, ये करकोटा राजवंश से संबंधित थे। ललित्यादित्य ने 724 ईस्वी में कश्मीर पर शासन शुरू किया था। उन्होंने कश्मीर में कई मंदिरों का निर्माण करवाया जिसमें मार्तंड सूर्य मंदिर भी शामिल है। उन्होंने परिहासपुरा में अपनी राजधानी बसाई थी। ललित्यादित्य ने चीन तक अपना साम्राज्य फैलाया था। ये ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर पर इन्होंने शासन किया था और किससे संबंधित है? कारकोटा राजवंश से संबंधित है और इन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सैर ए गुल फरोशा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? सैर ए गुल फरोशा त्योहार का आयोजन जो है ये इसका आयोजन दिल्ली में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फूल विक्रेता होते हैं वो इसका आयोजन करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाता है? तो 17 सितंबर को यह मनाया जाता है। ऑप्शन बी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। देखिए, कुछ प्रमुख दिवसों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। यहाँ पे 23 जनवरी भी ध्यान रखिएगा, पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 20 मार्च गौरैया दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है, खुशहाली दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल इंपॉर्टेंट है ये, पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 22 मई इंपॉर्टेंट है ये, जैव विविधता दिवस। 31 मई तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा। पीडीएफ इसको आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पीडीएफ के लिए आप लोग लिए कंडीशन है, पीडीएफ के लिए आप लोग जो है इस वीडियो पर 300 लाइक और कम से कम 50 कमेंट करें, तभी आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप अभी तक नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस।
14 को विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, और संगीत दिवस भी मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 15 अगस्त को सभी पता स्वतंत्रता दिवस, 5 को शिक्षक दिवस, 14 सितंबर इंपॉर्टेंट है हिंदी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ये इंपॉर्टेंट है ओजोन दिवस मनाया जाता है, 8 को अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 16 को विश्व खाद्य दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 9 को कानूनी सेवा दिवस, 11 को बाल दिवस मधुमेह दिवस, ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, कई सारे एग्जाम पूछा गया है ये, ठीक है, 23 को किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। मेगास्थनीज कहाँ का था? तो ये आपका यूनानी राजदूत था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह आया था, और इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, इंडिका इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पाटलिपुत्र की बात करते हैं, इसकी स्थापना अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में गंगा नदी के किनारे एक छोटे किले को बनवाया जिसे पाटिल ग्राम कहा जाता था, ठीक है। बाद में अजातशत्रु के बेटे उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था, और उदयन ने सोन और गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार की तकनीक है? तो ब्लूटूथ है। ऑप्शन ए ब्लूटूथ। नेक्स्ट है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे आप लोग एआई कहते हैं, एआई का जनक किससे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है, ठीक है। कुछ स्मृति तत्व के बारे में देखते हैं। तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ, इंपॉर्टेंट है कालीबंगा, ठीक है। नर्तकी की काष्ठ मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में, शव को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ, हरियाणा में है ये। उन्नत जल प्रबंधन साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। शैलकृत स्थापत्य में प्राचीनतम प्रमाण धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, ये आपका कौन सा था? तो धौलावीरा। तो धौलावीरा ध्यान रखिएगा, ये 3 भागों में विभक्त था। यहां से जो है शैलकृत स्थापत्य के प्राचीन प्रमाण मिले हैं, उन्नत जल के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर की दिया है, ठीक है। आप लोगों की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।